चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेस थ्योरम। ठीक है बच्चों, BAYES बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को समझने के लिए बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझना बहुत जरूरी है। कौन सा कॉन्सेप्ट? टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी, इस कॉन्सेप्ट को समझना प्रीरिक्विसाइट होगी ना। उसके बाद हम पहले हम ये करेंगे, उसके बाद हम बेस थ्योरम को देखेंगे कि बेस थ्योरम क्या होती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और इसके अराउंड एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। वो थ्योरम देखते हैं क्या कहती है। मान लीजिए एक सैंपल स्पेस है। ठीक है, सैंपल स्पेस आप जानते हैं क्या होता है। सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल दी आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस है, उसमें बहुत सारे रैंडम आउटकम्स, ठीक है, या सैंपल पॉइंट्स, इसको क्या बोल सकते हैं? सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, और बना देते हैं, थोड़ा और डेंस कर देते हैं। ठीक है, कई सारे आउटपुट हो गए, आउटकम्स हो गए। तो एक सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस क्या होता है? एक सेट होता है, सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए कि हर एक डॉट एक आउटकम को रिप्रेजेंट करता है या एक सैंपल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सैंपल स्पेस को मैं कई सारे इवेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे? मान लीजिए मैंने 1 2 3 इन 3 सैंपल पॉइंट्स को जोड़ के एक इवेंट बना दिया। इसको बोल दिया मैंने इवेंट 1। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट को मिला के बना दिया इवेंट 2। ऐसे करते करते मैंने कई सारे इवेंट डिफाइन कर दिए है ना। इवेंट हम डिफाइन कर सकते हैं, समझ लीजिए। इवेंट क्या है? डिफाइन कर सकते हैं। दे कैन बी डिफाइंड। ये हमारी मर्जी है, हम इवेंट कैसे डिफाइन करते हैं। सैंपल स्पेस हम अपनी मर्जी से डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। सैंपल स्पेस डिपेंड करता है कि आप कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। लेकिन इवेंट हम डिफाइन कर लेते हैं अपने अनुसार कि हमें क्या इवेंट डिफाइन करनी है, कोई भी इवेंट। ठीक है, तो हम एक से ज़्यादा इवेंट डिफाइन कर सकते हैं एक सैंपल स्पेस पर। ठीक है जी, कई सारे इवेंट हो सकते हैं। सारे इवेंट है ये ना, ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है, सारे इवेंट है। इनको E5 है ना, E6 कुछ नेक्स्ट नाम E7, मान लीजिए EN तक, है ना, कई सारे होंगे। N नंबर ऑफ इवेंट्स में मैंने सैंपल स्पेस को डिवाइड कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, ये डिवीजन किस तरीके से किया है मैंने। ये डिवीजन इस तरीके से किया है कि E1 के अंदर E2 नहीं घुस रहा। मतलब E1 जिन जिन पॉइंट्स के या जिन जिन आउटकम आने पर इवेंट E1 होगा, कोई दूसरा इवेंट वो सेम सैंपल पॉइंट कैरी नहीं करता। मतलब जब मैं ये कहूँगा कि इवेंट E1 परफॉर्म हुआ है, तो इवेंट E1 का कोई भी सैंपल पॉइंट ऐसा नहीं है जो किसी और इवेंट में आता हो। यानी इवेंट E1 एक्सक्लूसिव है। कहते हैं ना, एक्सक्लूसिव कोई भी चीज़ होती है यानी अपने आप में यूनिक, उसके जैसा कोई नहीं है। तो इवेंट E1 एक्सक्लूसिव है। इवेंट E2 में देखिए, क्या कोई और इवेंट का पार्ट E2 में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। तो E2 भी एक्सक्लूसिव हो गई। सिमिलरली मैंने सारे इवेंट्स एक्सक्लूसिव डिफाइन किए हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया? यूनिक। 2 इवेंट्स में एक पॉइंट भी कॉमन नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ E1 एंड E2 इज नल या फाई। फाई कैसे लिखते हैं? देखो, मान लीजिए E1 और E2 2 इवेंट्स है ना, इवेंट सेट। तो E1 और E2 का इंटरसेक्शन यदि क्या है? फाई है। इसको फाई बोलते हैं, नल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि E1 और E2 के कॉमन एलिमेंट 0 है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि E1 और E2 का इंटरसेक्शन फाई है या नल है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इवेंट E1 एंड इवेंट E2 इज, E1 और E2 कैसे हो गए? एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। क्या नाम देते हैं? एक्सक्लूसिव। ध्यान से समझना बच्चा, एक्सक्लूसिव नाम देते हैं यदि E1 और E2 का इंटरसेक्शन
नल होता है। ठीक है, अब मान लीजिए सारे इवेंट्स ऐसे हैं कि किसी भी दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन करोगे तो वो नल आता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं एक जनरल ई आई और इंटरसेक्ट करता हूं इसको ई जे से, यदि ये क्या है, नल आता है फॉर आई एंड जे ऑल बिलोंगिंग टू 1 to n। ठीक है, आई और जे की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि कोई भी दो इवेंट ऐसे नहीं है जिनका इंटरसेक्शन नल ना हो, यानी कि कोई भी दो इवेंट उठा लो इस सैंपल स्पेस के, उनका इंटरसेक्शन नल है, यानी कि हर एक इवेंट अपने आप में एक्सक्लूसिव है, उसके जैसा कोई नहीं। तो ये एक पार्टीशन का तरीका होता है। ठीक है, आपको क्या वर्ड क्या याद रखना है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है बच्चों, ये एक्सक्लूसिव वर्ड आपको, ये देखिए एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यदि ये कंडीशन मैच करती है कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे, जहां आई और जे कोई भी 1 to n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 n, क्योंकि हमने इसको n नंबर ऑफ इवेंट्स में डिवाइड किया है, किसको, सैंपल स्पेस को। तो 1 से n तक i की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सिमिलरली j की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है। और ध्यान देना क्या है कि i इज नॉट इक्वल टू j, ऐसा नहीं कि हमने e1 इंटरसेक्शन e1 कर दिया, वो गलत हो जाएगा ना। e1 इंटरसेक्शन e2 हो सकता है, e1 इंटरसेक्शन e3 हो सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन e1 इंटरसेक्शन e1 करोगे तो e1 आ जाएगा ना, वो 5 नहीं होगा। तो i इज नॉट इक्वल टू j, और i और j 1 से n तक कोई भी नंबर हो सकते हैं। और यदि ये कंडीशन वैलिड है हर एक इवेंट के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि ये किस तरह का डिवीजन है, एक्सक्लूसिव डिवीजन है, यानी सारे इवेंट्स अपने आप में एक्सक्लूसिव हैं। ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन ये है कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 करते करते En तक सारे सेट्स का या सारे इवेंट्स का हमने यूनियन किया, तो हमें मिल गया सैंपल स्पेस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। देखिए, यदि सारे इवेंट्स को आप यूनियन करते हैं तो आपको सैंपल स्पेस मिल जाता है। इस बात को कहने का मतलब क्या हो गया कि इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव, इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। मतलब क्या है एग्जॉस्टिव, मतलब क्या हुआ, आप सैंपल स्पेस के किसी भी पॉइंट को, किसी भी आउटकम को ले लीजिए, वो E1 से लेके En तक किसी ना किसी एक इवेंट में जरूर होगा। यानी सैंपल स्पेस का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो किसी ना किसी इवेंट के साथ लिंक या एसोसिएटेड ना हो। ठीक है जी, तो सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स जो भी सैंपल स्पेस में हैं वो किसी ना किसी इवेंट के अंदर आते हैं, या तो E1 में आएंगे या E2 में या En में, किसी ना किसी में आएंगे। जिससे कि क्या होगा, उन सबको आप जब यूनाइट करेंगे, यूनियन निकालेंगे, तो आपको S मिल जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, E1 से En तक सबको जब आप यूनियन करेंगे तो आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगा। मतलब कोई भी इवेंट ऐसा, कोई भी सैंपल पॉइंट ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी इवेंट में लाई ना करे। यदि ये सिचुएशन मैच होती है तो हम क्या कहते हैं कि दीज इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव, इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। ये लाइन बच्चों ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। तो आपने क्या देखा, सैंपल स्पेस है, बहुत सारे सैंपल पॉइंट्स हैं, हमने सैंपल स्पेस को डिलिबरेटली इवेंट्स में डिवाइड किया, और इस तरीके से डिवाइड किया कि दो कंडीशन मीट हो रही हैं। पहली कंडीशन तो ये हो रही है और दूसरी ये। पहली कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन नल है, यानी कि कोई भी ऐसे दो इवेंट नहीं है जिनमें कॉमन सैंपल पॉइंट हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसा सैंपल पॉइंट नहीं है जो एक से ज़्यादा इवेंट में लाई करता हो। एक सैंपल पॉइंट एक ही इवेंट में होगा, दूसरे में नहीं होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, ये एक्सक्लूसिव के लिए हो गया। और सारे इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है, या सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट्स किसी ना किसी इवेंट में लाई करते हैं, इसको बोलते हैं इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। तो दोनों को जब कंबाइन करके पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे,
सैंपल स्पेस इज डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ इवेंट्स सच दैट दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं? पार्टीशन करना। क्या बोलते हैं? पार्टीशन करना, पार्टीशनिंग, पार्टीशनिंग ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है बच्चों, यदि पार्टीशनिंग ऑफ सैंपल स्पेस समझ में आ गया विद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम समझेंगे वो है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस सैंपल स्पेस के अंदर एक नई इवेंट बनाते हैं। देखिए ये एक नई इवेंट बना रहा हूं मैं। इस इवेंट को मैंने नाम दे दिया इवेंट ए। ठीक है जी, अभी हमने क्या देखा था कि सैंपल स्पेस को हमने 1 से लेके n तक n नंबर ऑफ इवेंट्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव वे में पार्टीशन किया। ठीक है जी, यहाँ ये बच्चों ध्यान देना कि इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से n तक कोई नॉन इंटीजर वैल्यू भी है। ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि i और j कोई भी इंटीजर है एंड इनकी वैल्यू 1, 2 इनसे लेके n के बीच में कुछ भी हो सकती है ना। i और j इंटीजर है बच्चों, है ना, ये नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं होगी इसकी। तो देखिए हमने इवेंट a बनाया, नया इवेंट है। ये इवेंट जो है पार्टीशनिंग ऑफ सैंपल स्पेस का पार्ट नहीं है। पार्टीशनिंग हमने की थी इवेंट 1 से लेके n से। किस तरीके से की थी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे। अब हमने एक नई इवेंट बना दी, इवेंट ए। अब ध्यान से देखो, इवेंट ए का कुछ पार्ट en के साथ, e1 के साथ, e2 के साथ, हर एक इवेंट के साथ कुछ ना कुछ पार्ट टकरा रहा है। कुछ इवेंट्स ऐसी भी होंगी जिनमें से जैसे मान लीजिए एक नई इवेंट बनाता, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ एक बार। देखिए बच्चों, मान लीजिए इवेंट ए ऐसे ना बना के मैं बनाऊं इस तरीके से, है ना। तो ये इवेंट क्या है, E7, E6, E5, और इस इवेंट को क्रॉस करती हुई जा रही है, और बाकी E1, E2, E3 इनको ये नई वाली इवेंट जो है ना, इसको मान लेते हैं B, मान लेते हैं इवेंट B। तो ये जो है ये वाली, ये इवेंट B है और ये इवेंट मान लीजिए A है। ठीक है, तो इवेंट B जो है वो कुछ इवेंट्स को तो इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ को नहीं कर रही है। ठीक है, तो इवेंट A भी किसी को तो इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन किसी को नहीं भी कर रही होगी। तो इवेंट B को मैं हटा देता हूं ताकि डायग्राम थोड़ा क्लियर रहेगा। ठीक है, और समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, या फिर किसी ने पूछा व्हाट इज द PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा तरीका है कि आप इन सब पार्ट को जोड़ोगे। देखो जैसे ये पार्ट है E1 के साथ में A का इंटरसेक्शन, E2 के साथ में इंटरसेक्शन, E3 के साथ में इंटरसेक्शन, E4 के साथ में इंटरसेक्शन, ऐसे करके जितने भी इवेंट से A ओवरलैप कर रहा है उन सब का A के साथ में इंटरसेक्शन जोड़ते जाओगे तो फाइनली आपको A मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट 1, ठीक है जी, यूनियन A इंटरसेक्शन विथ इवेंट 2, यूनियन, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे हम, A इंटरसेक्शन विथ इवेंट N। ठीक है जी, तो इन सारी A का E1 से लेके En तक सारी इवेंट के साथ में इंटरसेक्शन निकाल लो और उन सबको जोड़ दो तो आपको A मिल जाएगा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी एरियाज है ना, ये एरिया, इन सारे एरिया को मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे एरिया ऑफ A मिल जाएगा। ठीक है, सेट थ्योरी को या प्रोबेबिलिटी को, स्पेशली 12th की प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए वेन डायग्राम बड़े ही ईजी होते हैं। यदि इसी चीज़ को हम अलजेब्रा में लेके समझेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अलजेब्रा से मतलब
नॉर्मल यदि इस तरीके से लिखेंगे तो जैसे मैं अभी इसको प्रूव कर दूं आगे, तो थोड़ा सा आप विजुलाइज नहीं कर सकते। इस तरीके से आप विजुलाइज करो कि इवेंट ए कैलकुलेट करना है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी एरिया है ये वो सारा एरिया जोड़ना पड़ेगा, तो इवेंट ए मिल जाएगी। इवेंट ए का कुछ पार्ट E1 के साथ है, कुछ E2 के साथ है, कुछ अलग अलग इवेंट के साथ है, तो सारे पार्ट्स जोड़ दो, उन सबको मिला के हमें पूरा ए मिल जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने किया कि ए के साथ E1 को जोड़ा, मतलब ए और E1 का इंटरसेक्शन निकाला, यूनियन किया, ए और E2 का इंटरसेक्शन निकाला। अब आप लोग बोलोगे कि सर ए जो है हो सकता है किसी किसी इवेंट के साथ में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा हो, तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, वो नल होगा। तो यहाँ जब आप यूनियन नल करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे आप लिखते हो ना, जैसे आपने लिखा बी यूनियन नल, तो ये क्या रहेगा बच्चों, बी यूनियन नल किया तो ये बी रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप ना नल के साथ किसी सेट को यूनियन करते हो, यूनाइट करते हो, तो वही रहता है। यदि मान लीजिए इसी तरीके से ए का किसी एक, मान लीजिए E8 है, E8 के साथ ए का इंटरसेक्शन नल है, तो क्या जाएगा, नल यूनियन बाकी की चीज़ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आई कैन इजीली राइट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट n इन ऑल दी n इवेंट्स। किसी किसी इवेंट के साथ में हो सकता है इसका इंटरसेक्शन नल आ रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं जनरल लिख दिया है कि ए को यदि सबके साथ इंटरसेक्ट करके जोड़ता जाऊंगा तो मुझे टोटल ए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये पार्ट देखिए यूनियन वाला ना, यूनियन क्यों किया बच्चों मैंने इसको, क्योंकि जोड़ना है, सिंपल, इस पार्ट को सारे पार्ट को जोड़ना है, तो मैंने यूनियन कर दिया। बच्चों अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ए इंटरसेक्शन E1 ये क्या होगा, ये E1 और ए दोनों का सबसेट होगा, है ना। तो ऐसे इस इंटरसेक्शन को यहाँ ग्राफ में, डायग्राम में देखिए, ये पार्ट क्या है, E1 इवेंट का, E1 इवेंट का सबसेट है ना। तो ये क्या है, ये जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन E1, ये क्या है, ये है सबसेट ऑफ इवेंट 1। ठीक है, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन E2 यानी कि ये जो पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, येलो जो दिखाई दे रहा है, ये पार्ट भी क्या है, ये पार्ट बच्चों सबसेट ऑफ E2 है, ये सबसेट ऑफ E2। तो इस तरीके से जब A इंटरसेक्शन E1 इज सबसेट ऑफ E1 और A इंटरसेक्शन E2 इज सबसेट ऑफ E2, ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, आपको याद होगा कि मैंने E1 और E2 डिफाइन किए हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनफैक्ट EI एंड EJ ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर I एंड J रेंजिंग फ्रॉम 1 to n ऑल इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो A इंटरसेक्शन E1 है वो E1 का सबसेट है, और A इंटरसेक्शन E2 है वो E2 का सबसेट है। तो जब मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा, इतना पार्ट देखिए, ये पार्ट है ना, जब मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा तो बेसिकली मैं यूनियन कर रहा हूं दो डिसजॉइंट सेट को या दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट को। तो आपको मालूम है कि यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हटा देते हैं एक बार, देखिए, ठीक है। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखते हैं, देखिए, यूनियन का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या कहता है, कॉमन पार्ट बिटवीन ए एंड बी। मगर हमारे केस में इवेंट E1 और इवेंट E2 को इस तरीके से हमने डिफाइन किया है ड्यूरिंग दी पार्टीशनिंग ऑफ सैंपल स्पेस कि इवेंट E1 और इवेंट E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी E1 और E2 का इंटरसेक्शन 0 होगा। तो इसीलिए E1 के सबसेट और E2 के सबसेट का भी इंटरसेक्शन नल होगा। तो जब इंटरसेक्शन नल होता है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, A यूनियन B को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये पार्ट हट जाएगा क्योंकि नल होगा, 0 होगा।
वही चीज़ यहाँ यूज़ होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगी, ए इंटरसेक्शन E1। इसको आगे आप एक काम कर सकते हैं, ये मैंने प्रोबेबिलिटी लगाना भूल गया ना, यहाँ प्रोबेबिलिटीज़ है सारी, ये प्रोबेबिलिटीज़ है, पी लगेगा बाहर ना, सारा पी लगेगा बाहर। एक बार इसको रीराइट कर लेते हैं, देखिए ये देखिए, इसको एक बार रीराइट कर लेते हैं। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन विद इवेंट E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन विद, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, इंटरसेक्शन इवेंट ए इंटरसेक्शन विद E2 एंड सो ऑन। फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद En। ठीक है, अब अभी हमने एक्सप्लेन किया कि E1 और E2 डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को डिसजॉइंट भी बोल सकते हैं। डिसजॉइंट मतलब क्या हो गया, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या हो गया कि E1 और E2 इफ दे आर डिसजॉइंट इट मीन्स E1 और E2 का इंटरसेक्शन नल होगा। और A इंटरसेक्शन E1 क्या होगा, ये पार्ट, या फिर A इंटरसेक्शन E1 इज सबसेट ऑफ E1 और A इंटरसेक्शन E2 इज सबसेट ऑफ E2। जब E1 और E2 डिसजॉइंट हैं तो उनके सबसेट्स भी डिसजॉइंट होंगे। तो वहां मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा ना, डिसजॉइंट है यानी इंटरसेक्शन 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये फॉर्मूला यूज करके मुझे क्या मिल जाएगा, मैं यूनियन साइन को प्लस से रिप्लेस कर दूंगा बेसिकली। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन विद E2। ठीक है, ऐसे करते हुए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन विद इवेंट N। तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसी प्रकार E2 और E3 सारे इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखने के बाद आपको याद आएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 क्या होती है, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। ठीक है बच्चों, एक बार थोड़ा क्लियर लिख दे इसको, प्रोबेबिलिटी, ये इसको लिख रहा हूँ ना, सिर्फ इस पार्ट पर फोकस कीजिए। मैं A इंटरसेक्शन E1 को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसका यूज करके रीराइट लिख रहा हूँ। देखो रीराइट कर रहा हूँ उसको, तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इस चीज़ को ये कर दिया, ये बना दिया। सिमिलरली बाकी को भी लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन E2 हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो ये बच्चों, ये रिजल्ट कहाँ से आया था, आपको बार बार बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन En ऑलरेडी हैपन। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। तो बच्चों ये फॉर्मूला निकल के जो आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A का, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। देखिए इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलता है ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A सच दैट गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो ये फॉर्मूला कहलाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। ये कहाँ तक जाएगा,
n इवेंट तक, जहां पर एक कंपलसरी रूल ध्यान रखना, E1, E2, E3 अप टू En, दीज आर नॉट जस्ट एनी इवेंट्स, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, पार्टीशनिंग वाली बात याद रखना ना। पार्टीशनिंग पहले हमने पढ़ी, पार्टीशनिंग समझ में आ गई। पार्टीशनिंग का मतलब होता है कि सैंपल स्पेस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स में डिवाइड करना, सच दैट कोई भी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। ये कंडीशन होती है। एक और कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इवेंट आई इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, तो मतलब ही नहीं है ना किसी इवेंट में, यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है तो उसको डिवाइड करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, और आई और जे इक्वल नहीं होना चाहिए, और आई और जे आर नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो ये कंडीशंस में रखते हुए हमने सैंपल स्पेस को डिवाइड किया पहले इवेंट्स में, और उनको बोला कि ये एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिवीजन ऑफ सैंपल स्पेस है। उसको मानते हुए फिर हमने देखा कि किसी जनरल इवेंट ए को यदि हमें इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के टर्म में लिखना है तो क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग सच दैट E1 हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, सो दैट इस तरीके से लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन इवेंट En ऑलरेडी हैपेंड। तो इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। एक क्वेश्चन बच्चों हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके करते हैं।